Hello students, this is Mahesh Nagar and you're watching English from home. Today I am here with another story. एक और नई कहानी को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ. आपका लेसन है लेसन नंबर 5 फ्लेमिंगो NCERT बुक क्लास 12th. लेसन का नाम है इंडिगो और जो राइटर है उनका नाम है लुइस फिस्चर. लुइस फिस्चर की लाइफ स्पैन है जो वो 1896 टू 1970 तक है और इनका जन्म जो है वो फिलाडेल्फिया में हुआ था. ये एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने कुछ इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए काम किया है. एक्चुअली ये आपको पता है कि ये एक फॉरेनर है लेकिन ये इंडिया में थे, इसलिए इन्होंने इंडिगो यानी कि इंडिगो आप समझते हो नील की खेती, उसको डिस्क्राइब किया है. इन्होंने एक बुक लिखी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. यहाँ पर हम उसी लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जो बुक है उसका एक एक्सेप्शन पढ़ेंगे, उसकी एक छोटी स्टोरी पढ़ेंगे. द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी ये बुक को रिवाइल किया था टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट करके एक जर्नल निकलता था, यानी कि एक न्यूज़पेपर निकलता था. उसकी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बुक महात्मा गांधी की लाइफ पर लिखी हुई बुक्स में से सबसे बेस्ट बुक इसने कंसीडर किया है. यानी कि हम लुइस फिस्चर की वो राइटिंग पढ़ने वाले हैं जो कि अभी तक की महात्मा गांधी के बारे में सबसे बेस्ट राइटिंग पीस है. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको लिखी हुई है 1942, 1916, 1917 एंड 15th ऑफ अप्रैल 1917. लुइस फिस्चर यहाँ पर किस तरह से आगे हम बढ़ रहे हैं. लुइस फिस्चर जो है वो महात्मा गांधी से मिलते हैं. कब मिलते हैं? 1942 में महात्मा गांधी से जाकर ये डायरेक्टली बात करते हैं और यहाँ पर आगे की सारी बात जो है वो महात्मा गांधी खुद बताते हैं अपनी टंग से. तो यहाँ पर हम रियलिटी पर भरोसा कर सकते हैं, यानी कि उस चीज़ पर भरोसा कर सकते हैं कि आखिर ये बातें सारी जो रिवाइल करी है, यहाँ पर जो नोट करी है, राइट करी है लुइस फिस्चर ने, वो सारी बातें महात्मा गांधी की है. 1942 की बात करते हैं तो 1942 में महात्मा गांधी से जब जाकर लुइस फिस्चर मिलते हैं तो महात्मा गांधी इनको कहते हैं कि एक्चुअल में आज़ादी तो 1917 में ही मिल जाती, या मैं ये कह दूँ कि आज़ादी की जो नींव है वो मैंने शुरू कर दी थी, स्टार्टिंग कर दिया था कब से? 1917 से. ऐसा महात्मा गांधी लुइस फिस्चर को बताते हैं कि 1916 में एक अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का एक कन्वेंशन हुआ था. उसमें हुआ ये था कि एक राजकुमार शुक्ला करके एक व्यक्ति जो है वो चंपारण नाम की जगह से, जो कि हिमालय की गोद में बसा हुआ राज्य था बिहार, उसका एक डिस्ट्रिक्ट थी, उस समय एक रियासत हुआ करती थी, वहाँ से मेरे पास मुझे मिलने आया था. राजकुमार शुक्ला जो है वो एक कंप्लेन लेकर आया था कि किस तरह से जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, चंपारण का जो एरिया है, महात्मा गांधी कहते हैं, ये खुद कबूल करते हैं कि उस समय तक मैंने चंपारण नाम की जगह का नाम भी नहीं सुना था. वो व्यक्ति मेरे पास आता है और एक कंप्लेन लेके आता है कि वहाँ पर जो इंडिगो फार्मर्स है, यानी कि जो फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, इंडिगो नील की खेती करते हैं, उनकी दशा काफ़ी दयनीय है, तो काफ़ी मिसरेबल लाइफ वो जी रहे हैं. तो राजकुमार शुक्ला ये एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मुझे किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा है कि तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो महात्मा गांधी के पास मिलेगा और इसलिए मैं गांधी से मिलने आया हूँ, या इसलिए राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी से आकर मिलता है. महात्मा गांधी खुद ये चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं. यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो राजकुमार शुक्ला को वो कहते हैं कि मैं अभी तो नहीं चल सकता, मेरी आगे वाली जो डेट्स है वो फिक्स है, कहीं ना कहीं मीटिंग. तो राजकुमार शुक्ला जहाँ भी महात्मा गांधी जाते हैं और उनको वो फॉलो करता है. आखिरी में राजकुमार शुक्ला गांधी से कहता है कि गांधी जी मुझे एक डेट फिक्स करके बता दीजिए कि मैं कब आपको अपने साथ ले जा सकता हूँ. राजकुमार शुक्ला को वो कहते हैं कि आप मुझे कोलकाता में एक अधिवेशन होगा, सच डेट को, उस डेट को आप मुझे वहाँ पर मिलिए, मैं वहीं से आपके साथ चलूँगा. महात्मा गांधी यहाँ पर अपने वर्ड्स में कहते हैं कि राजकुमार शुक्ला जो नाम का व्यक्ति था वो हालांकि इलिटरेट था, ठीक है, अनलेटर्ड था, बट वो काफ़ी डिटरमाइंड था, रिसोल्यूट था, यानी कि अपने विचारों का दृढ़ निश्चयी था. उसने डिसाइड कर लिया था, इसलिए वो कोलकाता जो है उस डेट को, गांधी जी की बताई हुई डेट को वहाँ पर पहुँच जाता है. वहाँ पर वो वेट करता है. गांधी जी की सारी मीटिंग खत्म होने के बाद गांधी जी से वो मिलता है और दोनों ही वहाँ से ट्रेन में चढ़ जाते हैं. ट्रेन में जब चढ़ जाते हैं तो 15 अप्रैल 1917 की डेट को गांधी जी को रेलवे स्टेशन पर रिसीव करने आने वाले जेबी कृपलानी गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर के जो शांति निकेतन उनका जो आश्रम था वहाँ पर मिले हुए थे. इसलिए ये जेबी कृपलानी से को जो है वो मुजफ्फरपुर में रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं. बात गांधी के आने की वहाँ पर चारों ओर फैल जाती है, पूरे मुजफ्फरपुर में फैल जाती है. उसके बाद धीरे धीरे चंपारण तक भी फैल जाती है. चंपारण के जो शेयर क्रॉपर्स थे, यहाँ पर एक वर्ड है शेयर क्रॉपर्स. क्रॉपर्स मीन्स किसान होते हैं और शेयर मतलब हिस्सेदारी. यहाँ पर चंपारण का जो एरिया था वो बड़े बड़े स्टेट्स में, स्टेट नहीं ई स्टेट में, EST वाला स्टेट्स यानी कि बड़ी बड़ी खेती में बटा हुआ था, बड़े बड़े पार्ट्स थे खेत के. ये जो है वो
ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके पास हुआ करते थे, और वो लोग जो है वो लीज पर दिया करते थे खेती करने के लिए किनको, किसानों को। यहाँ पर एक शेयरिंग चलता था, एक ऐसा शेयरिंग था जिसमें कि 3/20 पार्ट जो भी टोटल पैदा हो रही है उसका 3/20 पार्ट या 15% अपने पास किसान रखते थे और बाकी का हिस्सा जो है वो उनको गवर्नमेंट को देना पड़ता था। इस तरह से यहाँ पर शेयर क्रॉपिंग का काम चलता था। इसके बारे में कंप्लेन गांधी को मिली थी और इसीलिए इसको सुलझाने के लिए वहां पर गांधी पहुंचे थे। ये बात चंपारण तक पहुंच जाती है। चंपारण के लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि कोई एक ऐसा लीडर हमारे पास आया है जो कि हमारी प्रॉब्लम को सुनने वाला है। कुछ लोग पैदल, कुछ लोग अपनी किसी भी कोई भी व्हीकल रहता था उस व्हीकल से जो है वो गांधी जी से मिलने पहुंचते हैं। यहाँ पर गांधी जी जो है वहाँ के लॉयर्स को, जो वहाँ के लोकल लॉयर्स थे उनसे कांटेक्ट करते हैं। लोकल लॉयर से वो पूछते हैं कि कौन कौन जो किसान हैं उनके लिए केसेस लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ थी। कुछ लोग तो विलिंगली जो है वो साइन कर देते थे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर कि ठीक है भैया 15% हम ले लेंगे, बाकी 85% आपका। लेकिन कुछ ऐसे किसान थे जो कि इस बात का को अपोज करते थे, तो वो केस में मतलब कोर्ट में केस लड़ा करते थे। तो उनके लिए जो वकील होते थे उनसे गांधी जी ने कॉन्टेक्ट किया। वकीलों ने बताया कि किस तरह से वो केसेस चल रहे हैं और सारी डिटेल उन्होंने दी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और गांधी जी को पता चलती है कि जो लॉयर्स थे उस समय वो किसानों की तरफ से केस तो लड़ते थे लेकिन हाई फीस जो है वो चार्ज करते थे। उस हाई फी के लिए वहाँ के लॉयर्स को भी गांधी ने भला बुरा सुनाया कि आप अपने ही लोगों से इतनी सारी फीस जो है वो चार्ज क्यों कर रहे हैं। और इस तरह से चंपारण में एक नया मोमेंट जो है, एक नया आंदोलन शुरू होने वाला था। यहाँ से गांधी अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे शुरू करते हैं, एक के बाद एक नए नए लॉयर से मिलते हैं और नई नई इन्वेस्टिगेशन से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर होता यह है कि उसी समय जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था, तो वो काफ़ी सस्ता भी था। तो यहाँ पर जो पुराना जो अरेंजमेंट चला आ रहा था, जो कॉन्ट्रैक्ट चला आ रहा था किसानों और लैंडलॉर्ड्स के बीच में, वो थोड़ा सा परेशान करने वाला था किसानों के लिए, वहाँ के शेयर क्रॉपर्स के लिए। तो आगे यहाँ पर बात इस तरह से बढ़ती है कि गांधी जी जो है वो सबसे पहले जाकर ब्रिटिश जो एसोसिएशन रहता है, लैंडलॉर्ड्स की जो एसोसिएशन रहता है, वहाँ के सेक्रेटरी से मिलते हैं। सेक्रेटरी से जब वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो सेक्रेटरी उनको मना कर देता है। वो ये कहता है कि हम आउटसाइडर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। अब गांधी इस पर ये कहते हैं कि भैया मैं आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं तो इंडियन ही हूँ। अब इसके बाद गांधी जो है उसके द्वारा इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, तो गांधी इससे बड़े ऑफिसर के पास वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तिरहट एक डिवीज़न होता है, उसके अंदर ही चंपारण जिला आता था। तो चंपारण जिला का जो मतलब एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी था, जब वो बात नहीं सुनता है तो गांधी जी कहाँ पहुँच जाते हैं, तिरहट के जो ऑफिशियल कमिश्नर रहता है उनके पास पहुंच जाता है। ये कंप्लेन लेकर के मुझे जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन इस बात पर कमिश्नर जो है उनसे ये बोलता है कि किसी भी तरह से तुम ये जगह छोड़ के चले जाओ, अदरवाइज जो है वो बलपूर्वक तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अब गांधी इसकी बात मानने की अपेक्षा वो क्या करते हैं, इसके बावजूद वो क्या करते हैं कि बात नहीं मानते हैं और वहीं से इनकी अवज्ञा कर देते हैं, यानी कि डिसऑर्डर कर देते हैं और मोतीहारी की तरफ ये निकल जाते हैं, जो कि और आगे अपने आंदोलन को प्रोसीड कर लेते हैं। वहाँ पर ये रेलवे स्टेशन पर जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर कई सारे कंपेनियन इनके हो जाते हैं, यानी कि इनको रिसीव करने के लिए कई सारे वकील वगैरह आते हैं। वकीलों के साथ जब कॉन्फ्रेंस करते हैं ये, तो इनको पता चलता है कि यार यहाँ पर क्या एक्चुअल कंडीशन है, और ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हर चीज़ के बारे में फुल इन्वेस्टिगेशन किया जाए और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही नेक्स्ट कदम, नेक्स्ट स्टेप जो है वो उठाया जाए। ये सारा सिलसिला यहाँ से फिर और तुल पकड़ लेता है। कहने का मतलब है कि यहाँ से स्पीड इनके मूवमेंट की बढ़ जाती है। यहाँ गांधी जी को गवर्नमेंट का एक मैसेंजर एक नोटिस लाके देता है, और नोटिस लाके ये देता है कि आपको शीघ्र अतिशीघ्र जो है वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत होना है, क्योंकि आपने ऑर्डर्स नहीं माने हैं। गांधी जी उस रात नहीं सो पाते हैं। वहाँ पर नोट रिसीव हुआ ऐसा लिखकर भी वो सेंड कर देते हैं, और यहाँ पर गांधी जी जो है रात भर नहीं सोते हैं। और राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और फिर हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, उनको ये एक टेलीग्राफ कर देते हैं कि तुम बिहार में अपने जो भी इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स हैं, यानी कि जो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ज़्यादा फेमस है या ज़्यादा लोगों से जुड़े हुए हैं, ऐसे फ्रेंड्स को लेकर तुम तुरंत ही मुझसे आकर मिलो। कि ये भी कहते हैं सुबह जब हो जाती है तो सुबह देखते हैं कि चंपारण का जो स्टेट है वो पूरी तरह से, जो डिस्ट्रिक्ट है वो पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है। कहने का मतलब कि सारे लोग जो है वो कोर्ट में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। इन लोगों को गांधी के बारे में बहुत कुछ नहीं पता था कि ये कौन थे। इनको सिर्फ और सिर्फ ये पता था कि महात्मा गांधी जो साउथ अफ्रीका में गए थे उसके बारे में इनको डिटेल नहीं थी। केवल ये इनको पता था कि एक व्यक्ति हमारे लिए आया है जो कि कानूनी के से भी लड़ गया है हमारी हेल्प करने के लिए, ऐसा लोगों को लगता है।
कोर्ट यार्ड के सामने जब इतनी सारी पब्लिक आ जाती है तो यहाँ पर इन लोगों का पहला आंदोलन रहता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, जिसमें कि ये जो डर था गोरों के प्रति इनके मन में वो यहाँ पर रिमूव हो जाता है, एक सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी के वहां पहुंचने से। केस आगे बढ़ता है, कोर्ट में सुनवाई होती है। जो अपोजिट पार्टी रहती है उनका लॉयर जो है वो ये कहता है कि इस ट्रायल को रोक दिया जाए या ट्रायल को थोड़े समय के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, यानी कि इसका डिसीजन अभी नहीं सुनाया जाए। यहाँ महात्मा गांधी जो है वो एक अच्छाई की मूर्त थे, हमें पता है सत्य और अहिंसा को पूजने वाले पुजारी थे, तो यहाँ पर वो एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ मैंने गवर्नमेंट का डिसऑर्डर किया है, यानी कि यहाँ से मैंने सिविल डिसओबीडियंस किया है, मैं मानता हूँ और मुझे जल्दी से जल्दी जो है वो सजा सुनाई जाए। लेकिन यहाँ पे कोर्ट जो है 120 मिनट के लिए पोस्टपोन कर दी जाती है। कहने की बात है कि जो डिसीजन है वो पोस्टपोन कर दिया जाता है। उसके बाद जब वापस से ट्रायल शुरू होता है 120 मिनट बाद, तो यहाँ पर गांधी जी इंसिस्ट करते हैं, कोर्ट को कहते हैं कि हमें अपना फैसला सुनाइए। लेकिन यहाँ पर कोर्ट जो है वो कुछ दिनों के लिए विदाउट बेल गांधी को आज़ाद रहने के लिए कह देती है कि आपका जो ट्रायल है वो बाद में सुनाया जाएगा। लेकिन बाद में वायसराय जो है वो लिखकर ये दे देता है कि ये जो केस है उसको ड्रॉप कर दिया जाए, यानी कि गांधी के खिलाफ कोई भी ट्रायल अब नहीं किया जाए, यानी कि कोर्ट के में कोई इनके खिलाफ केस ना रखा जाए, यहां से वो खत्म कर दिया जाता है। लेकिन ये खबर आने से पहले राजेंद्र प्रसाद और बाकी के एडवोकेट जो है वो गांधी से आकर मिलते हैं और इनकी कॉन्फ्रेंस होती है। उसमें गांधी जी उनसे ये कहते हैं कि सपोज करिए कि अगर मैं जेल चला जाता हूं तो उसके बाद आपकी क्या प्रोसीजर होगा, आप क्या मूवमेंट आगे करेंगे, क्या स्टेप आप लोगे। तो यहाँ पर वकील जो है वो बड़े सीधे साधे लोग तो नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो अपनी चालाकी से ये कहते हैं कि अगर हम जिसके लिए यहाँ पर आए हैं या जिसको हम लीगल एडवाइस देने आए हैं, अगर वो ही जेल में चला जाए तो हम भी अपने घर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल गांधी जी खड़ा कर देते हैं कि मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ के पीसेंट्स जो हैं, यहाँ के शेयर क्रॉपर है, उनकी दुविधा, उनकी परेशानियों को से निपटने के लिए, उनको खत्म करवाने के लिए। अगर मैं जेल में चले जाता हूं तो आप लोग यहां पर क्या करोगे, यहां पर आपको इसको लीड करना है, अदरवाइज आंदोलन हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है। राजेंद्र प्रसाद थोड़ा समय मांगते हैं और आपस में सभी जो लॉयर्स रहते हैं वो डिस्कस करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि अगर आप जेल चले गए तो आपके पीछे हम जो है इस आंदोलन को आगे यहां पर बढ़ाएंगे। इसके बाद गांधी क्या करते हैं कि सभी जो है पेपर का पीस लेते हैं, उसके टुकड़े करके और सभी की अलग अलग ड्यूटी जो है वो असाइन कर देते हैं। उनको कहते हैं कि आप अलग अलग जगह जाकर अलग अलग काम करिए, यानी कि डिटेल्स जो है वो कलेक्ट करिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, सो दैट हम इसके लिए फाइट कर सके। यहाँ पर गांधी जो है वो पूरी रिपोर्ट को कलेक्ट कर लेते हैं। रिपोर्ट को कलेक्ट करने के बाद वो जाकर मिलते हैं किससे, सर एडवर्ड गेट, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं, उनसे उनको जाकर सबमिट कर देते हैं। वहाँ पर ये मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो रहते हैं वो एक कमीशन गठित करते हैं और कमीशन का जो गठन है वो इसलिए किया जाता है ताकि वो पीसेंट्स जो है, यानी कि जो किसान है, जो शेयर क्रॉपर्स है, उनकी एक्चुअल कंडीशन का पता लग सके। इसके बाद होता यह है कि जो अपोजिट पार्टी रहती है, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट रहती है, उनके जो लैंडलॉर्ड्स रहते हैं वो ये सोचते हैं कि गांधी यहाँ पर डिमांड करेंगे जो भी पैसा हमने इनसे लिया है या जो भी फसल ली है उसका 50% एटलीस्ट रिटर्न करने के लिए। लेकिन यहाँ पर 50% की बात नहीं होती है, गांधी उनसे सिर्फ 25% जो है वो रिटर्न मांगते हैं। क्यों मांगते हैं उसके पीछे गांधी लॉजिक देते हैं कि भैया अगर मैं 50% मांग लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए क्या होगा कि हम इनसे लैंड फ्री चाह रहे हैं, वो परमानेंटली सॉल्यूशन चाह रहे हैं, हम टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं चाह रहे हैं। इसलिए केवल और केवल 25% में गांधी यहाँ पर एग्री हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। लगभग 1 साल का समय गांधी यहाँ पर बिताते हैं। कभी कभार अपने जो आश्रम है वहाँ पर भी ये नज़र रख रहे थे, वहाँ पर भी लेटर्स वगैरह लिखते थे और वहाँ पर भी इनकी विजिट्स होती रहती थी इस बीच बीच में। लेकिन इसके बाद इन्होंने एक और चीज़ देखी, एक और चीज़ ये देखी कि यहाँ पर एक बीमारी जो है वो फैल रही थी, और बीमारी जो फैल रही थी उसके लिए इनके पास 3 मेडिसिन थी। कुछ डॉक्टर्स को वहाँ पर बुलाया था सॉल्यूशन करने के लिए, इलाज करने के लिए, लेकिन मेडिसिन की कमी थी, इसलिए मेडिसिन के तौर पर 3 चीज़ें यूज़ की जाती थी। पहली थी कस्टर्ड ऑयल, दूसरा था क्विनाइन और तीसरा था सल्फर ऑइंटमेंट। ये 3 अलग अलग तरह की जो परेशानियां होती है उनके तीनों के लिए कॉम्बिनेशन में सॉल्यूशन दिया जाता था ताकि इलाज हो सके। यहाँ पर एक और कंडीशन इन्होंने ऑब्जर्व करी और वो कंडीशन ये थी, यहाँ पर कस्तूरबा जो गांधी है उनकी जो वाइफ है वो भी वहाँ पर आ गई थी और उन्होंने महिलाओं से बात करी कि उनकी जो फटी हुई साड़ियाँ हैं या बेतरतीब या गंदी साड़ियाँ, उनके बारे में बात करी। तो उनमें से एक महिला ने कहा कि आप मेरे साथ अंदर आइए। जब कस्तूरबा अंदर गए तो उन्होंने देखा, उन्होंने बताया, उस महिला ने बताया कि देखिए मेरे पास ना तो कोई अलमीरा यहाँ पर है, ना ही कोई बॉक्स है। इसका मतलब ये साफ होगा कि मेरे पास केवल और केवल एक ही साड़ी है, 2 साड़ियाँ मेरे पास नहीं है।
तो जाहिर सी बात है सारी गंदी होगी ही। इस बात पे गांधी जी ने एक और डिसीजन लिया, क्योंकि वो सारे अकाउंट्स वगैरह जो आश्रम के हैं वो खुद उस पर नजर रख रहे थे। वहां से इन्होंने फाइनेंशियल हेल्प मंगवाई ताकि वहां पर काम अच्छा हो सके। बीमारियों का कारण निपटाने के लिए जो पुरानी लेटरिन्स थी, उनके जो गड्ढे थे उनको फिल करवा के नए गड्ढे जो है वो खुदवाए गए, और वहां की टोटल मिला के हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी व्यवस्था ठीक करी। कस्तूरबा के साथ मिलकर, इनके बेटे के साथ मिलकर यहाँ पर कुछ प्राइमरी स्कूल्स भी जो है इन्होंने शुरू किया, वहाँ पर एजुकेशन का काम भी इन्होंने शुरू किया। यहाँ पर एक व्यक्ति इनसे मिलता है, जब ये फिजी आइलैंड के लिए चंपारण को छोड़कर गांधी जाते हैं तो वहाँ पर एक व्यक्ति इनसे मिलता है जिसका नाम रहता है चार्ल्स फ्रीरर एंड्रयूज। ये एक्चुअली एक इंग्लिशमैन रहता है, ये गांधी जी का फॉलोअर बन जाता है, और वो कहता है, यहाँ पर गांधी जी को फेयरवेल देने के लिए आता है, और वो कहता है कि मैं आपके बाद यहाँ पर चंपारण में सारे मूवमेंट को देखूंगा, सारी चीज़ें जो प्रोग्रेस है काम की वो मैं देखूंगा, अगर आप हाँ करते हैं तो। यहाँ पर गांधी जी इस बात का विरोध कर देते हैं कि नहीं, इसलिए नहीं कि तुम एक इंग्लिशमैन हो, बल्कि इसलिए मैं मना कर रहा हूं कि हम इतने कमजोर भी नहीं है कि हम तुम्हारे अंदर फूट डाल के शासन करें, जैसा कि तुम लोग हमारे साथ करते हो। अंग्रेजों की एक नीति थी, पॉलिसी थी कि फूड डिवाइड एंड रूल की, लेकिन गांधी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो दिखाना चाहते थे कि हम कितने डिटरमाइंड है, बाय हार्ट भी हम कितने स्ट्रांग है, हमें किसी व्यक्ति की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो न्यूज़पेपर्स है या जो हिस्ट्री राइटर्स है वो ये कहते हैं कि चंपारण का जो आंदोलन था वो गांधी जी की जो फ्रीडम फाइट की जो मतलब एक हम बोल सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़े, इसके इनकी लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से वो बहुत फेमस हुए इंडिया में, क्योंकि एक बड़ा काम उन्होंने कर दिया था शेयर क्रॉपर्स के लिए, नील की खेती के लिए बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने छेड़ा था, और उसमें उन्होंने जीत दर्ज करी थी। तो इसकी वजह से इस पॉइंट को, यानी कि इस साल को 1917 को इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट माना जाता है फ्रीडम फाइट में। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छे से स्टोरी समझ में आई होगी। कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइए।